रेडी स्टार्ट। महोदय, गांधी जी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखकर न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि सारे विश्व के संदर्भ में एक नई सभ्यता की कल्पना रखी। वे पश्चिमी सभ्यता को मशीनी सभ्यता मानते थे और उसकी अनेक मूलभूत संकल्पनाओं से उनकी असहमति थी। पश्चिमी सभ्यता का आर्थिक ढांचा जनशक्ति के बजाय उस समय खोज की गई मशीनरी की विशेषीकृत उत्पादन पद्धति पर आधारित था, अर्थात एक इलाका एक ही वस्तु का विशेष उत्पादन करे और उसे बाजार में बेचकर प्राप्त मुद्रा से अपनी अन्य आवश्यकता की वस्तुएं खरीदे। गांधी जी ने आत्मनिर्भर प्रांत की कल्पना की, ऐसी इकाई जो अपनी आवश्यकता की सारी चीजें पैदा करे। दूसरे शब्दों में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की उत्पादन धारणा बाजार मूलक थी, अर्थात उत्पादन वही है जो बाजार के लिए किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अपने लिए किया गया उत्पादन उत्पादन नहीं है। गांधी जी ने कहा, अपने लिए किया गया उत्पादन भी उत्पादन है। मानव और प्रकृति के बीच प्रतिस्पर्धात्मक एवं शत्रुतापूर्ण द्वंद्व पश्चिमी सभ्यता की एक और प्रमुख विशेषता है। गांधी जी ने इसके विपरीत मानव और प्रकृति के बीच समरस तथा सौहार्दपूर्ण संबंध की कल्पना की। दरिद्र नारायण की कल्पना रखी और सबसे कमजोर के जीवित रहने के अधिकार को न केवल प्रतिस्थापित किया बल्कि उसके लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार की खोज करके निर्बल की निर्बलता को महान शक्ति में बदल दिया। मानव विकास की हर योजना की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए उन्होंने कसौटी रखी कि योजना से सबसे नीचे बैठे निर्धन कमजोर व्यक्ति को कितना लाभ होगा। उन्होंने राष्ट्रीय आय और या राष्ट्रीय उत्पादन के मनमाने सूचकों को विकास की कसौटी मानने के बजाय निम्नतर स्तर की स्थिति को विकास का मापदंड बनाया। पश्चिमी सभ्यता ने मानव की मशीन के रूप में कल्पना की, ऐसी मशीन जिसे किसी एक स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। न्यूटन के सिद्धांतों पर मानव मन का नियंत्रण और संचालन करने वाली पश्चिमी सभ्यता ने गांधी के मन में इतनी अरुचि पैदा की कि उन्होंने मशीन का ही बहिष्कार किया और मानव के श्रम को धार्मिक पवित्रता प्रदान की। अपनी शक्ति की कल्पना में उन्होंने श्रम को उबाऊ मशीनी क्रिया से मुक्त करके उसके साथ सृजन का सुख जोड़ दिया। महोदय, पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक मूल्य उपभोगवाद है, जिसे सतत बढ़ता जीवन स्तर भी कहा जा सकता है। मानव की आवश्यकताएं जितनी बढ़ती जाएंगी, मानव उतना ही विकास करता जाएगा। पश्चिमी सभ्यता के इस मूल्य के विपरीत गांधी ने संयम और सादगी का मूल्य रखा। अपनी आवश्यकताएं कम करके पैसे और संपत्ति तथा भौतिक सुख सुविधाओं के मोह से अपने को मुक्त रखना, इसे गांधी जी ने आदर्श जीवन बनाया और आजीवन इसी आदर्श को अपनाकर चले। किंतु गांधी जी का इस सभ्यता के आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ कोई विरोध नहीं था। वास्तव में उन्होंने इन लक्ष्यों को परिमार्जित किया, उन्हें और पैना तथा सहज गम्य बनाया। उदाहरण के तौर पर प्राचीन भारतीय सभ्यता में ये मूल्य या इनका एकीकृत रूप मोक्ष एवं आवश्यक लक्ष्य ही था। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति मिल सकती थी। कौन जानता है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरी योनि में जन्म लेता है या नहीं, मरने के बाद कुछ बचा भी रहता है या नहीं जो दूसरी योनि में जाता है। एक विश्वास मात्र ही तो था और वह भी केवल भारत के लोगों का। दुनिया के अधिकांश समाजों में यह विश्वास भी नहीं था। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों में तो माना जाता था कि मरने के बाद अनंत काल तक मृत शरीर का अस्तित्व केवल कब्र के मिट्टी पत्थरों के रूप में रहता है और सृष्टि के अंतिम दिन सब आत्माएं ईश्वर के सामने जाती हैं। यह अंतिम दिन भी सहज विश्वास है, किसी ने यह दिन देखा नहीं। कहने का अर्थ है, प्राचीन हिंदू समाज में सभ्यता का आध्यात्मिक या दूरगामी लक्ष्य इस दुनिया की, इस जीवन की चीज नहीं थी और गालिब के शब्दों में यह दिल बहलाने का खूबसूरत विचार था। गांधी जी ने इन आवश्यक मूल्यों को इस जीवन की, इस लोक की चीज बनाया। कम से कम एक मूल्य स्वतंत्रता को उन्होंने इस ढंग से अपने जीवन से व्याख्यापित
किया कि वह हर आदमी के लिए इस जीवन की सबसे कीमती चीज बन गई, जिसके लिए प्राणों का उत्सर्ग भी बहुत मामूली बात थी। पश्चिमी सभ्यता की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तैयार करने वाले दार्शनिक लेखकों ने भी स्वतंत्रता आदि को इस जीवन की चीज कहा, लेकिन उसे बहुत सीमित अर्थ में लिया। महोदय, कार्यक्रम का सबसे जटिल पहलू समूह रचना तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करना है। समूह में सम्मिलित महिलाओं में एक रूपता हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान हो, कुछ नया करने का उत्साह हो तथा परिवार के पुरुष वर्ग का प्रोत्साहन हो, तभी एक सफल तथा सक्रिय समूह बन सकता है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधि का चयन भी गहरी छानबीन तथा बाजार के ज्ञान पर आधारित होता है। शासन में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार शासकीय कार्यकर्ताओं को समूह बनाने के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि एक निश्चित समय में उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब हम एक ओर यह मानते हैं कि महिलाओं की समस्या हमारे समाज में रूढ़िवादिता और अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुई हैं, तो दूसरी ओर हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की गलती क्यों करते हैं? हम अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से शायद प्रभावित हैं कि विकास के मामले में यह राष्ट्र शीघ्रता में है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं का एक सुस्थिर समूह बनाना, जो कि आर्थिक गतिविधि में पूर्ण रूपेण संलग्न हो सके, काफ़ी कठिन कार्य है। इसे बनाने में ईमानदारी और सतत प्रयास करते रहने वाला कार्यकर्ता होना आवश्यक है, जो एक रूप होकर केवल यही कार्य करे, तब कहीं वह सफल हो सकेगा। लक्ष्य पूर्ति की तलवार जब उसके सिर पर लटकती होती है तो कम से कम समय में समूह बनाने की शीघ्रता रहती है, और इसलिए समूह तो बन जाता है, पर अधिकांश महिलाएं बिना रुचि के ही कार्यकर्ता का मन रखने के लिए समूह की सदस्य बनना स्वीकार कर लेती हैं। इन महिलाओं में अधिकांश निम्न आय वर्ग की नहीं होती। दूसरे जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं हैं, वे घर के बाहर मजदूरी या अपने खेतों पर कार्य करती हैं। वे हाथ की एक चिड़िया को झाड़ी में बैठी दो चिड़ियों के लालच में छोड़ना नहीं चाहती। यह आय उनके लिए आवश्यक है। तीसरे, महिलाएं सहकारी कार्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती, और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक विकास सरकारी कार्य माना जाता रहेगा, महिलाओं का उससे सीधे जुड़ जाना कठिन रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का समूह बनाना और भी कठिन है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में घर और बाहर के प्रायः सभी कार्य उन्हें ही करने पड़ते हैं, और उन्हें समूह की बैठक में या क्रियाकलाप में भाग लेने का समय नहीं मिलता। जब तक उन्हें समय के सही उपयोग और उनके कार्यों का सही संयोजन करना नहीं सिखाया जाता, तब तक अपरंपरागत कार्यों को वे कार्योत्तर ही मानेंगी। भारत शासन द्वारा प्रसारित नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि से पहले हितग्राही महिलाओं को कार्यक्रम की आवश्यकता से अवगत कराना होगा, जिससे कि वे समूह में इच्छा से आएं और क्रियाशील सदस्य बने। योजना के लिए विभिन्न विभागों में सतत सेवाओं के विषयों पर बल दिया गया है।